improve किया from 244 marks to 60. Hello everyone, welcome back to my channel. I am Shreya Sinha, a first year MBBS student at Autonomous State Medical College, फिरोजाबाद. जैसा कि हम जानते हैं नीट में अब सिर्फ 15 डेज के अराउंड का टाइम बचा है एंड अभी पीक टाइम होता है जब हमें बहुत ज़्यादा डिमोटिवेशन भी हो रही होती है, काफ़ी स्ट्रेस, एंजाइटी, काफ़ी चीज़ें दिमाग में चल रही होती हैं. तो फॉर अ बिट ऑफ मोटिवेशन हमारे साथ आई है आज खुशी गुप्ता. शी इज़ माई फ्रेंड एंड ये आपके साथ अपनी स्ट्रैटेजी शेयर करेंगी बिकॉज शी हैज़ शोन अ ग्रेट जंप फ्रॉम 244 मार्क्स टू 625 इन जस्ट 1 ईयर. 1 साल के ड्रॉप में इन्होंने बहुत ही अच्छा इम्प्रूवमेंट दिखाया है स्कोर में. तो इन्हीं से जानते हैं इन्होंने ऐसा क्या किया था एंड क्या क्या स्ट्रैटेजी फॉलो की थी, क्या प्रॉब्लम्स आई थी फर्स्ट अटेम्प्ट में और जो उन्होंने रेक्टिफाई करी हैं एंड सारी चीज़ें आज हमें ये डिटेल में बताने वाली है. तो खुशी सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन दे दो. Hi guys, I am Khushi Gupta. I am from Delhi. I scored 244 marks last year, that is in NEET 2021, and 625 marks in NEET 2022. And now I am a MBBS student in Autonomous State Medical College, Firozabad. And I will be really happy to share my journey with you all. तो सबसे पहले खुशी अपने स्कोर बताओ. फिजिक्स में, केमिस्ट्री में एंड बायोलॉजी में तुम्हारा स्कोर कितना कितना था? मेरा फिजिक्स में था 165, केमिस्ट्री में मेरा सबसे कम था 125 एंड बायोलॉजी में मेरा था 335. और खुशी तुम्हारी कोचिंग कहाँ से हुई थी? एलन कोटा. फर्स्ट अटेम्प्ट में भी और सेकंड में भी? नहीं, मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में कोचिंग नहीं ली थी कहीं से भी. मतलब वो लॉकडाउन पीरियड था, कोरोना था और मतलब लेस ऑफ अवेयरनेस एंड ऑल. तो तुम मतलब एलन से ही सीख रही थी पूरे टाइम या फिर तुमने ऑनलाइन की भी हेल्प ली थी? क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, मैं भी उनमें से ही थी जिन्होंने लाइक कोचिंग तो है ठीक है, आकाश में मेरी हुई है, लेकिन साथ में मैं ऑनलाइन पे बहुत ज़्यादा रहती थी. नहीं, आई वॉज समवन हु बिलीव मोर ऑन सेल्फ स्टडीज रेदर देन रिलाइंग ऑन कोचिंग्स. मतलब ठीक है कोचिंग में पढ़ा रहे हैं वो, लेकिन जो मेन एलिमेंट है वो होता है सेल्फ स्टडीज. इसलिए मैं बहुत ज़्यादा इधर उधर के वीडियोज से हेल्प लेने की कोशिश नहीं करती थी. ऑब्वियसली ऐसा हो जाता था कि एक बार में टॉपिक समझ नहीं आता था क्लासेस में, तो कभी कभार जैसे अगर ब्रशअप के लिए वीडियोस देखनी है तो देख ली, बट बहुत रेंडमली मैंने ये चीज़ करी है, बहुत रेयरली करी है, बहुत ज़्यादा करती नहीं थी मैं ये चीज़. हाँ यार, क्योंकि टाइम लिमिटेड होता है तो तुम्हें पहले अपने आप को देखना है कि तुम किस चीज़ से ज़्यादा कर पा रहे हो. मैं अपना बताऊं तो मैं ज़्यादा यूट्यूब पे मतलब थी, मेरे को ज़्यादा समझ आता था लेक्चर्स के थ्रू, तो मैं वही वन शॉट्स वगैरह देख लेती थी 2x पे, उससे मेरा रिविजन हो जाता था. पर काफ़ी बच्चे होते हैं जिन्हें बुक का ज़्यादा अच्छा समझ आता है. नहीं, मेरे साथ ये प्रॉब्लम थी कि मेरे पास लिमिटेड टाइम था. अगर मैं अपना पूरा ड्यूरेशन बताऊं जो मैंने ढंग से पढ़ाई करी है वो 10 मंथ्स का ड्यूरेशन था. क्योंकि मैंने जो बैच लिया था एलन में वो था मेरा 1 जुलाई से शुरू था और मैंने तब से ही पढ़ाई शुरू करी थी. ऐसा नहीं था कि मैं उससे पहले से पढ़ने लग गई थी. तो मतलब 1 जुलाई से लेकर, हाँ जुलाई में पेपर हो गया था, लेकिन उस टाइम ये आ रहा था मई में या वो में, तो मेरे दिमाग में ये था कि 10 मंथ्स है मेरे पास, तो उस हिसाब से मेरे को सारा सिलेबस करना था. तो मैं अगर ज़्यादा वीडियोस देखती तो ऑब्वियसली उसमें मेरी सेल्फ स्टडीज से ही टाइम कट ऑफ होता, इसलिए. ओके. तो यार तुम ये बताओ कि तुम्हारा मतलब इतना ज़्यादा जंप आया है, लाइक 244 से 625 इज़ अ ह्यूज जंप, वो भी 1 साल के अंदर, वो भी तुम कह रही हो कि 10 महीने में ही तुमने करा है, तो इसमें काफ़ी मेहनत लगी होगी आई एम श्योर. ये बताओ तुम्हारा स्टडी शेड्यूल कितना था एंड कितने देर तुम पढ़ती थी, लाइक ड्यूरेशन मतलब ऐसा मेरा फिक्स ड्यूरेशन तो नहीं थी, बट हाँ ये था कि मेरा मेन प्रायोरिटी स्टडीज़ रहती थी कि मेरे को कुछ और, मतलब मैं कोटा रह रही थी तो वैसे भी कुछ ऐसे डिस्ट्रैक्शंस मेजर रखे नहीं थे मैंने अपने पास. नो सोशल मीडिया, मैंने अपने कुछ वहाँ पे कोई फ्रेंड्स भी ऐसे नहीं बनाए थे, तो बस मेरा वही रूटीन रहता था, क्लास जाना, खाना, सोना और पढ़ाई करना. तो जितना मैक्सिमम मैं टाइम निकाल सकती थी मैं उतना निकालती थी, और इनिशियली जितना टाइम निकाल सकती थी उतना तो निकालती ही थी, क्योंकि लास्ट में जाकर थोड़ा अपने आप को रिफ्रेशमेंट देने की कोशिश करी थी ताकि माइंड फ्रेश हो रह सके. तो तब भी एक हाँ, तो मतलब क्लासेस के साथ मेरे 6 आवर्स तो मिनिमम रहते थे जब क्लासेस होती थी, और कभी कभी वो 7 आवर्स 30 मिनट्स और 8 आवर्स तक भी कभी कभी ऑन रेयर डेज चला गया है. और जिस दिन छुट्टी होती थी, क्लासेस नहीं होती थी, उस दिन तो हो जाता था 13 घंटे 12 घंटे
यार तुमने बताया कि तुम सोशल मीडिया नहीं यूज़ करती थी, तो ये काफ़ी लोगों का डाउट होता है कि क्या सोशल मीडिया सच में एक बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन है। बिकॉज मैं भी सोशल मीडिया पे नहीं थी, मैं बस व्हाट्सएप यूज़ करती थी बिफोर माई नीट, एंड उसके बाद ही मेरा इंस्टा अकाउंट एंड सब कुछ बना है। तो तुम्हारा क्या था, मतलब क्यों ऐसा मैं तुमने मतलब किया? अपनी नीट प्रिपरेशन से पहले भी बहुत सोशल मीडिया यूज करती थी और अब भी बहुत ज्यादा यूज करती हूँ। तो मतलब आई एम समवन हु इजीली गेट्स अडिक्टेड टू सोशल मीडिया। तो मेरे लिए मुझे पता था कि मेरे को इस ड्यूरेशन में नहीं यूज करना, तो नहीं यूज करना। अगर आपको लगता है कि आप बैलेंस कर सकते हो चीजें, मतलब होते हैं कई लोग, बट मेरे अकॉर्डिंग नहीं यूज करना चाहिए। टू बी वेरी ब्लंट, नहीं यूज करना एडिक्शन बहुत चाहिए। जल्दी बहुत होता है, रील्स एडिक्शन, स्क्रॉल करते जाते हाँ हैं, ऐसा टाइम ही ऐसे होता है। निकल अभी भी ऐसे ही टाइम निकल जाता है और पहले भी मेरे साथ होता था। मैं पहले थी सोशल मीडिया, मैं बहुत टाइम से यूज कर रही हूँ, बस उस 1 साल के ड्यूरेशन के लिए मैंने बंद किया था। और तो मेरे को लगता है कि नहीं यूज करना चाहिए और टाइम भी नहीं मिलेगा तुम्हें यूज करने के लिए। और अगर तुम्हें माइंड ही रिफ्रेश करना है तो उसके लिए बहुत सारी चीजें होती हैं। तो फिजिकल एक्सरसाइज, वॉकिंग, हाँ, कुछ भी कर सकते हो कुछ तुम, भी अगर डांसिंग, तुम्हारी जो हॉबी है बेसिकली वो तुम अपने फ्री टाइम में फॉलो कर सकते हो। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, तुम्हें ऐसा क्या लगता है कि तुमने फर्स्ट अटेम्प्ट में अपनी ये चीज़ें नहीं की थी, अदरवाइज तुम्हारा सिलेक्शन और पहले हो जाता? कंसिस्टेंसी मेरे को लगता है सबसे बड़ा शॉर्ट कम था मेरे उसमें। मैं कंसिस्टेंट नहीं थी अपने, जब मैं मतलब फर्स्ट टाइम पे मैं कंसिस्टेंट नहीं थी। पढ़ती पढ़ती बहुत कम थी, पढ़ती भी थी तो कंसिस्टेंटली नहीं पढ़ती थी। किसी दिन 8-8 घंटे पढ़ रही हूँ, किसी दिन बिल्कुल भी नहीं पढ़ रही हूँ। कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं करने में वो रखती थी, फ्रस्ट्रेट हो जाती थी। अगर एक टॉपिक नहीं आ रहा है तो छोड़ दिया। मतलब तुम्हारा पहले से ये था कि मुझे इस साल नीट निकालना है, या फिर ऐसा ही था कि अभी बोर्ड्स देते हैं फिर आराम से देखेंगे? मेरा ये था कि बोर्ड्स देते हैं फिर आराम से देखेंगे। और तुम्हारा ये डिसाइड कब हुआ था कि तुम्हें ऐसा कुछ करना है, मतलब नीट वगैरह के बारे में? 10th के पहले या फिर नहीं, exam के मतलब बाद? ये तो था कि मुझे पीसीबी लेनी है, क्योंकि मेरे सारे स्ट्रीम्स में मतलब कुछ ना कुछ हो रहा था। मुझे मैथ्स खास पसंद नहीं थी, तो मैं पीसीएम लेना नहीं चाहती थी। और साइंस में इंटरेस्ट था, इसलिए साइंस लेनी भी थी, तो पीसीबी उससे ले ली थी। फिर ये सोचा था कि चलो करेंगे, कोशिश हुआ तो ठीक है, वरना कुछ और कर लेंगे। लेकिन फिर वो उस एक ईयर में इतनी ज़्यादा डिटर्मिनेशन अपने आप, मतलब अपने आप नहीं, हाँ मतलब कुछ कुछ हुआ कि अपने आप फिर लगा कि अब तो करना ही है। What was the biggest motivating factor for you? 10 महीने में तुम्हें कहाँ से आया इतना मोटिवेशन? क्योंकि बच्चे कहते हैं कि मतलब मोटिवेशन नहीं आ रहा है। तो खुशी, व्हाट वाज योर बिगेस्ट मोटिवेटिंग फैक्टर जिसकी वजह से तुम्हें लगता है कि तुमने नीट क्रैक कर लिया है, वो भी 10 मंथ की ड्यूरेशन में? इट मे साउंड क्योंकि ड्रामेटिक और डिप्लोमेटिक, बट इट रियली हैव बीन माई फैमिली, माई मदर टू बी प्रिसाइज। मतलब इट वॉज अ वेरी बिग ड्रीम फॉर माई पेरेंट्स। बस यही था मेरे लिए मोटिवेटिंग फैक्टर जो था, उसी वजह से शायद ज़्यादा डिटर्मिनेशन आ गई थी। बस ठीक है, क्योंकि 244 मार्क्स जब तुम्हारे थे तो आई एम श्योर कि काफ़ी चीज़ें नहीं आती होंगी उस टाइम पे, काफ़ी कुछ भी नहीं कॉन्सेप्ट्स आता। क्लियर नहीं होंगी, एंड तुमने 10 मंथ्स में सारी चीज़ें कर ली। 2 साल का सिलेबस तुमने 10 महीने में किया है, सो दैट्स अ बिग डील ऑब्वियसली। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, तुम अपना सब्जेक्ट वाइज एक बार स्ट्रैटेजी बता दो यार। लाइक फिजिक्स में तुमने क्या किया था, केमिस्ट्री में क्या था, एंड बायोलॉजी में क्या था, और किस में ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस की है और किस में थ्योरी पे ज़्यादा फोकस किया है? मेरा बायोलॉजी में ये था कि मैं शुरू में मैंने जब स्टार्ट किया था एलन से कोचिंग लेना, तब मतलब ऑब्वियसली वहाँ के टीचर्स तुमको बोलेंगे कि तुम्हें मॉड्यूल्स पढ़ने हैं, मॉड्यूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है और ऐसा है, मतलब। लेकिन हाँ, मैंने स्टार्टिंग में उन लोग की बात सुन के, बिकॉज ऑब्वियसली आई हैड अ लैक ऑफ गाइडेंस, तो मुझे नहीं पता था कि किस तरीके से पढ़ाई करनी है। तो मैंने स्टार्टिंग में मॉड्यूल्स फॉलो किए, बट व्हाट आई नोटिस्ड वाज, मैं उन मॉड्यूल्स की वजह से अपने बाकी सब्जेक्ट्स पे तो लैग कर ही रही थी, साथ में एनसीईआरटी पे लैग कर रही थी। और जब मैंने प्रीवियस ईयर के पेपर्स देखे थे, उसमें मेनली एनसीईआरटी से था। तो फिर मैंने मतलब ऐसे मिडवे आके मैंने मॉड्यूल्स बिल्कुल छोड़ दिए थे, मिडवे से पहले ही मतलब। और फिर मैंने थोड़ेली एनसीईआरटी पे स्टिक किया, और मेरा ये वो मानना था कि अगर मैं एनसीईआरटी ढंग से कर लेती तो शायद बायोलॉजी में इतने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी मुझे। ये मेरे तरफ से था कि मैं
कई लोगों को होता है कि उन लोगों को चीज़ें याद नहीं रहती बिना क्वेश्चन प्रैक्टिस करे, पर मेरे साथ ऐसा था कि अगर मैं एनसीईआरटी मल्टीपल टाइम्स रीड कर रही थी तो मेरे को वो चीज़ें याद रह जा रही थी। तो इसलिए मैंने क्वेश्चंस बायोलॉजी में बहुत कम प्रैक्टिस करे हैं। मैं बस मोस्टली बस पीवाईक्यूज करती थी, वो भी मैंने बस 6-7 साल के करे हैं, क्योंकि उससे पहले के पीवाईक्यूज जो होते थे वो काफ़ी ज़्यादा आउट ऑफ एनसीईआरटी के होते थे, और जो अभी लेटेस्ट पैटर्न चल रहा है नीट का उसमें एनसीईआरटी पे ही मेनली फोकस किया जा रहा है। तो अगर 1-2 क्वेश्चन बाहर से आ भी जाता है तो मेरे को नहीं लगता कि मैं उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा मॉड्यूल्स पढ़ूंगी, अनलेस अगर आपके पास बहुत टाइम है। मेरे पास बहुत टाइम की कमी थी और मेरे को अपने सारे कॉन्सेप्ट ठीक करने थे। फिजिक्स में मेरा बहुत बुरा हाल था, मुझे फिजिक्स के बिल्कुल कॉन्सेप्ट्स नहीं आते थे, मुझे फिजिक्स में बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती थी। तो मेरे को ऑब्वियसली सारे सब्जेक्ट से थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल के फिजिक्स में ज़्यादा टाइम देना था, तो मैं उसके लिए वही टाइम बचा रही थी। तो इसलिए मैंने बायोलॉजी सिर्फ एनसीईआरटी से करी है और पीवाईक्यूज कर लेती थी मैं एनसीईआरटी पर टिप्स पे होनी चाहिए। एनसीईआरटी में मतलब जब पेपर भी मैंने दिया था तो उस टाइम मेरे को क्वेश्चन देखकर याद आ रहा था कौन सी लाइन है ये एनसीईआरटी की, ऐसे होनी चाहिए एनसीईआरटी। और फिजिक्स में ये था मेरा, फिजिक्स में मैं यार एक मिनट, तुम ये बताओ कि तुमने बायोलॉजी में नोट्स वगैरह भी बनाए थे, शॉर्ट नोट्स या ऐसी लॉन्ग नोट्स? नहीं, मैंने तुम सिर्फ रीड करती थी और हाईलाइट करती थी? मैं बायोलॉजी में सिर्फ एनसीईआरटी करती थी। मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए, क्योंकि मेरे को शॉर्ट नोट्स बनाने में, मैं शॉर्ट नोट्स बनाती थी, मुझे समझ ही नहीं आता था कि क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है क्या चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि हाँ, क्योंकि वी डोंट नो कि वो कौन सी लाइन से क्वेश्चन दे देंगे, मोस्ट अनएक्सपेक्टेड लाइन से वो क्वेश्चन उठाकर दे देते हैं। तो मेरे को वही, मैं शॉर्ट नोट्स बनाती थी तो मेरे दिमाग में वही चीज़ रहती थी कि यार अगर ये लाइन आ गई ये लाइन आ गई, तो मैंने ट्राई किया था, बट फिर मेरे को नहीं लगा इट वाज अ सक्सेस फॉर मी। क्वेश्चंस इंग्लिश में भी आ जाता है, एंड और उसमें भी आ जाते हैं एंड एंड और मैंने उस चीज पे भी ध्यान दिया है अपने एनसीईआरटी के, कि एंड और उस सब पे भी मैं वो एंड और ये सब आते थे, वहां मैं और सर्कल बना लेती थी कि ये चीज भी ध्यान रखनी है। तो ये सब मैं इसलिए मैंने उसके लिए तो सिर्फ एनसीईआरटी। बायोलॉजी में सिली मिस्टेक्स बहुत होती है, बहुत ज्यादा, मतलब इतना करने के बाद भी मेरी इतनी सिली मिस्टेक हो गई कि मेरे 5-6 क्वेश्चंस गलत हो ही गए। मतलब उसमें से काफी क्वेश्चंस कंट्रोवर्शियल भी थे ही, जिसमें कोई गलत नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने इतना गिरने के बाद भी गलत हो गए। पर सिली मिस्टेक्स का यही है यार, एनसीईआरटी ढंग से पढ़ो। और मेरी सिली मिस्टेक ज्यादा इसलिए हुई थी क्योंकि मैं पेपर में जाके होपलेस ज्यादा हो गई थी, और टाइम की कमी हो गई थी, लेंदी पेपर था। केमिस्ट्री ने मेरा बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया था, तो उस वजह से मेरा प्रॉब्लम आ गई थी बायोलॉजी में। बाकी बायोलॉजी का एक ही चीज़ है, एनसीईआरटी पढ़ो, एनसीईआरटी पढ़ो, तुम कुछ भी मत करो, एनसीईआरटी ही पढ़ो। तो मैं एनसीईआरटी बिल्कुल ऐसे घोट के पी जाओ। ये सिर्फ सब लोग, मतलब मेरे साथ भी जो बच्चे प्रिपेयर करते थे उस टाइम पे, वो लोग ये सोचते थे कि ये सब टीचर्स बोलते रहते हैं एनसीईआरटी एनसीईआरटी, ये सब पागल बनाते हैं सारे टॉपर्स, हम मॉड्यूल्स पढ़ेंगे। बट ये बहुत टेस्ट पर ये बहुत बड़ी गलती होती है कि तुम मॉड्यूल्स पढ़ो अगर तुम्हें लगता है तुम्हारे पास बहुत टाइम है, पर एनसीईआरटी को उस चीज के लिए इग्नोर मत करो, वरना बहुत रिग्रेट करोगे। फिजिक्स में मेरी स्ट्रैटेजी थी, बस फिजिक्स में तो ये था कि मेरा कॉन्सेप्ट मेरा क्लियर करना था। मतलब फिजिक्स इज नॉट अ सब्जेक्ट जो तुम रट लो या तुम बस एंड के लिए छोड़ दो। फिजिक्स का तुम्हें डे 1 से एक एक टॉपिक क्लियर होना चाहिए, एक एक टॉपिक भी नहीं तो एटलीस्ट जो मेन टॉपिक्स है। तो मैंने फिजिक्स में डे 1 से, मतलब वही के जो क्लास में पढ़ाया जाता था, मैंने फिजिक्स में क्लास में बहुत ध्यान दिया। मैं बायोलॉजी में, मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं क्लास में इतना ध्यान नहीं देती थी क्योंकि मुझे पता था कि वो लोग बहुत एक्स्ट्रा पढ़ाते थे। तो मैं देती थी ध्यान जितना सुनने में आ रहा है, लेकिन मैं ना जाके घर पे जाके उनके नोट्स रिवाइज करती थी। मैं बस जो, जैसे वो ऐसा होता था, अगर मान लो एक टॉपिक पढ़ाया है, वो उन्होंने पढ़ाया है पूरी क्लास में, और वो घर आके मेरा 10 मिनट में हो जाता था क्योंकि वो एनसीईआरटी का सिर्फ एक पैराग्राफ होता था। तो तुम इससे बहुत ज्यादा टाइम तुम्हारा बच रहा है, और तुम उस चीज को, उस एक पैराग्राफ को तुम उतने बार दोबारा पढ़ लो ना, 2 पेज जितना तुम पढ़ोगे उतने टाइम में, तो तुम्हें बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा बेनिफिट होगा। मेरे हिसाब से ये चीज होती है, बाकी हर किसी का अपना टेक होता है। फिजिक्स में मेरा ये था, फिजिक्स में मैं क्लास में पूरी अटेंटिव रहती थी, पूरे नोट्स बनाती थी। फिर फिजिक्स में मैंने मॉड्यूल्स, कुछ चैप्टर जो मेरे को नोट्स से समझ नहीं आ रहे या जो क्लास में समझ नहीं आ रहे, उनके मैं मॉड्यूल्स पढ़ती थी। एनसीईआरटी मैंने फिजिक्स में नहीं पढ़ी, मैंने कोई और बुक नहीं ली, बस एलएन के मॉड्यूल्स थे। उसकी 3 एक्सरसाइज होती हैं, उसमें बिगनर्स ब्लॉक वगैरह होते हैं, वो सब पढ़ा है। वो सब क्वेश्चन सारे ढंग से करती थी मैं, उसमें मार्क कर लेती थी।
तो इनकेस अगर मैं दोबारा रिवाइज कर रही हूँ, अगर मेरे पास पूरा दोबारा करने का टाइम नहीं होता था तो मैं वही कर लेती थी, मार्क्ड क्वेश्चंस। मार्क्ड क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट, स्टार्टिंग से मार्क करके चलो, ये मत सोचो कि हम दोबारा करेंगे पूरी एक्सरसाइज दोबारा। अच्छी बात है अगर तुम दोबारा कर पा रहे हो, बट मतलब मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, कुछ चैप्टर्स की मैंने दोबारा कर ली थी जो मेरे चैप्टर ज्यादा वीक थे, पर कुछ चैप्टर्स ऐसे थे जिनको मैंने मतलब इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थे, लेकिन उनके एंड में मेरे पास मार्क्ड क्वेश्चंस थे जो मुझे पता थे या तो ज्यादा डिफिकल्ट लगे हैं मुझे या फिर इम्पोर्टेंट है, तो वो मैंने लास्ट में जल्दी वो क्वेश्चंस कर लिए, उससे मेरा पूरा ही चैप्टर एक बार में हो गया। तो ये चीज जरूरी है। और तुम्हें फिजिक्स में कौन से ऐसे यूनिट्स होते थे या फिर चैप्टर्स थे जो तुम्हें टफ लगे हो? मुझे ऑप्टिक्स पर्सनली बहुत टफ लगती थी। और मैकेनिक्स पे तुम्हारी अच्छी ग्रिप थी? मैकेनिक्स पे आ गई थी, मैकेनिक्स के स्टार्टिंग के चैप्टर्स तो इजी थे, बट मेरे को मैकेनिक्स इतनी डिफिकल्ट नहीं लगती थी। मुझे रोटेशन वगैरह, हाँ मुझे रोटेशन पता नहीं क्यों इजी लगता था। सबको डिफिकल्ट लगता है, मुझे रोटेशन पता नहीं कंपैरेटिवली इजी लगता था। मुझे ऑप्टिक्स में बहुत ज्यादा दिक्कत आती थी। और बाकी तो मेरे को सेमीकंडक्टर्स डिफिकल्ट लगता था, काफी रेयर चैप्टर्स हैं ये जो लोगों को इजी लगते हैं, पर मुझे डिफिकल्ट लगते थे। थोड़ा सा अलग है, रोटेशन इजी लग रहा है, सेमीकंडक्टर्स पता नहीं। और केमिस्ट्री में, फिजिकल केमिस्ट्री में भी सेम मेरी फिजिक्स जैसी स्ट्रैटेजी थी, बस इतनी बात थी कि फिजिक्स में ज़्यादा कॉन्सेप्ट पे ग्रिप होनी चाहिए, फिजिकल केमिस्ट्री में थोड़ा कम भी, कुछ चैप्टर्स में फॉर्मूला से काम चल जाता है। मतलब अगर तुम्हें समझ आ रहा है तुम्हारे पास, तुम अच्छे से करो, बहुत अच्छी बात है, पर मेरा फिजिकल केमिस्ट्री में ऐसा था कि मेरे को थोड़ा, मैं ज़्यादा फॉर्मूला पे फोकस करती थी, मुझे फिजिकल केमिस्ट्री थोड़ी कम समझ आती थी। फिजिकल केमिस्ट्री में फॉर्मूला से मैक्सिमम क्वेश्चन हो जाते हैं। हाँ। कुछ रेयर ही होते हैं स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन। हाँ। मतलब मेरे को ना थोड़ी फिजिकल केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट समझने में दिक्कत हो जाती थी, तो फिर मैं मतलब अगर हो जाते थे तो अच्छी बात है, नहीं होते थे तो फॉर्मूलाज याद कर लेती थी। पर ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री में वही क्वेश्चंस करो। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक में अगेन एनसीईआरटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या किया था, मतलब ऑर्गेनिक जैसे एलन में ना काफ़ी अलग पैटर्न होता है केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाने का। मतलब वो लोग ना वो होता है ना GOC 1 GOC 2, तो GOC 1 में जनरल पढ़ाते हैं, नोमेनक्लेचर, आइसोमेरिज्म और ये सब, तो वो तो मैंने उनसे किया था थोरेली, उनके नोट्स पढ़े थे, उनके क्वेश्चंस करे थे। लेकिन GOC 2 में क्या होता है, वो पूरे सारे रिएक्शंस एक साथ लिखा देते हैं। GOC 2 ही चैप्टर्स पढ़ाते हैं हम लोग, GOC 1 GOC 2। तो GOC 2 उन्होंने जब पढ़ाया, मैंने बस बेसिक पढ़े, जैसे जो रिएक्शन मैकेनिज्म वगैरह। फिर उसके बाद जो रिएक्शंस लिखवाते थे ना वो मैंने नहीं पढ़े। वो मैंने क्या किया, मैंने अपनी NCERT ली, NCERT के हर चैप्टर पढ़ा, और मतलब मेरा ऐसा था, मैंने शॉर्ट नोट्स बना लिए, इतने शॉर्ट थे वो नोट्स के, 5-6 पेजेस में मेरी पूरी NCERT कवर्ड थी ऑर्गेनिक की। हाँ यार तुम्हारे पास है क्या वो शॉर्ट नोट्स अभी? मेरे पास अभी तो नहीं है, घर पे हैं। ओके, अगर मतलब शेयर कर पाएंगे तो। हाँ ठीक है। तो मतलब वो ऐसा था कि वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल थे मेरे ऑर्गेनिक में, जो भी था उसी की वजह से था। वरना मेरे को सबसे ज़्यादा डर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से लगता था, क्योंकि उसके रिएक्शंस बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाते थे याद करना। लेकिन वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ऐसा हो गया था कि मैं रोज़, मेरा ये था लास्ट के 1 महीने में तो, कि मैं रोज़ वो नोट्स खोल के 1 घंटा बैठती थी, चाहे मुझे याद है, मैं फिर भी दोबारा लिखती थी, क्योंकि मुझे अपने पर विश्वास नहीं था। तब भी मैं जाके गलती करके आ गई थी, लेकिन क्योंकि मेरी ऑर्गेनिक थी, काफ़ी वीक थी। तो ऑर्गेनिक में तो ये करो कि शॉर्ट नोट्स अगर बना सकते हो तो बना लो, काफी अच्छा रहेगा। अगर पर्सनल बन जाए तो वो बेस्ट। हाँ, पर्सनल नोट्स से अच्छा कुछ भी नहीं होता, कहीं से भी नोट्स ले लो, वो अच्छे नहीं होते। ऑनलाइन नोट से तुम कभी नहीं पढ़ पाओगे जितना। सबको लगता है कि ये सब बस कहने की बातें हैं कि किसी के नोट से नहीं पढ़ा जाता। भाई सही में ऐसा ही होता है कि तुम किसी के नोट से नहीं पढ़ सकते हो। तो वही है, मतलब। और NCERT को मत इग्नोर करो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो पीछे के चैप्टर्स हैं, बायोमोलिक्यूल से सारे 3-4, ये काफ़ी सही होते हैं। इनमें से एक क्वेश्चन आ जाता है, तो उन्हें इग्नोर मत करो, इजी चैप्टर्स हैं, कर सकते हैं। कम टाइम में ज़्यादा मार्क्स। हाँ ऐसा होता है, मतलब ठीक है, अगर कर सकते हो याद, उन्हें याद करने का ही, उनको समझने का तो है नहीं, वो कर लो। और इनऑर्गेनिक में ब्लॉक केमिस्ट्री तो पूरी NCERT से पढ़ लेनी चाहिए मेरे हिसाब से। उसमें मतलब तुम मेन मार्क कर लो, चीज़ें हाईलाइट कर लो पहली बार पढ़ के, और फिर उसको हाईलाइटेड पार्ट को दोबारा पढ़ लो, बार पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और बाकी इनऑर्गेनिक में तो बाकी तो वो सब होता है स्टार्टिंग का, वो तो तुम नोट से पढ़ोगे तो भी चल जाएगा। लेकिन ब्लॉक केमिस्ट्री मेरे हिसाब से तुम्हें ज़रूर पढ़नी चाहिए NCERT से, एक बार तो एटलीस्ट पढ़ो ही, क्योंकि NCERT से ही आता है पूरा पेपर।
तो एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी को इग्नोर मत करो किसी भी सब्जेक्ट में। फिजिक्स में ठीक है, अगर नहीं करना है तो मत करो। फिजिक्स में मैंने भी नहीं करी थी, लेकिन ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और बायोलॉजी, इन तीनों में तो बहुत इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी। यार खुशी, ये बताओ तुमने फिजिक्स में और लाइक फिजिकल केमिस्ट्री में कितने कितने क्वेश्चन पर चैप्टर प्रैक्टिस किए थे? मैंने मतलब चैप्टर वाइज वेरी करता था। मैं बस एलन की मॉड्यूल्स पे डिपेंडेंट रहती थी क्वेश्चंस के लिए, क्योंकि मैं बता रही हूँ मेरे पास टाइम लिमिटेड ही था। तो मैं ज़्यादा बुक्स में ज़्यादा क्या, मैंने सिर्फ एलन के मॉड्यूल्स लिए थे, मैंने और कुछ बुक्स नहीं पढ़ी थी। तो वही मान लीजिए ऑन एन एवरेज मैंने फिजिक्स के पर चैप्टर 150 क्वेश्चन तो करे हैं। ओके, 150 क्वेश्चन तो पर चैप्टर काफी अच्छा उससे आ जाता है, फिजिकल grip आ जाती हाँ, है। फिजिकल केमिस्ट्री के तो questions? कम करे हैं, तब भी फिजिकल केमिस्ट्री के कुछ कुछ चैप्टर्स के तो सिर्फ 70 तो करे हैं ऑन एन एवरेज। फिजिकल केमिस्ट्री में भी 70-75 न्यूमेरिकल्स तो करे हैं। ओके, ठीक है। और ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में तुमने क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हैं फिर सिर्फ एनसीईआरटी? मैंने इनऑर्गेनिक में नहीं, मैंने ऑर्गेनिक में सिर्फ पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करे हैं, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक दोनों में सिर्फ कितने years पीवाईक्यूज। 10 ईयर्स के। ओके, 10 ईयर्स के, हाँ 10 या 11 ईयर्स के ऐसे ही प्रैक्टिस करे थे। अगर क्योंकि ना टेस्ट जाते हैं ना लास्ट में, उसमें भी काफ़ी क्वेश्चंस प्रैक्टिस हो जाते हैं। और मतलब ऑर्गेनिक में और इनऑर्गेनिक में मेरा क्वेश्चन प्रैक्टिस इसलिए नहीं हो पाती थी क्योंकि मैं मॉड्यूल्स पे डिपेंडेंट थी, और मॉड्यूल्स में ना मैं करने बैठती थी तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आउट ऑफ एनसीईआरटी होते थे, और फिर वो डिमोटिवेशन का फैक्टर बन जाता था। तो इसलिए, और फिर मेरे को ज़रूरत नहीं लगती थी क्योंकि मैं टेस्ट में जाती थी ना, जैसे अगर कोई एनसीईआरटी बेस्ड टेस्ट हो रहा है, हमारे एलन में होते रहते थे, एनसीईआरटी बेस्ड भी अलग से होते थे, तो उसमें मैं अच्छा स्कोर कर लेती थी अगर मैंने एनसीईआरटी ढंग से पढ़ी हुई है। तो फिर मेरे को इसलिए ज़रूरत नहीं लगी थी। बाकी हर किसी का इस चीज़ पे अपना टेक हो सकता है कि क्वेश्चन, तो मेरे को फिजिक्स में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन की ज़रूरत लगती थी। बाकी फिजिक्स में तो काफी जरूरी है क्वेश्चन प्रैक्टिस, काफी ज्यादा। अच्छा यार, तो तुम ये बताओ कि लाइक ड्रॉप ईयर में मैंने सुना है कि बहुत ज़्यादा कई बार डिमोटिवेशन आता है, कई बार लगता है कि इस साल भी नहीं हुआ तो क्या होगा, काफ़ी चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं जो मैंने तो नहीं की थी, बट सुना है मैंने इन सब चीज़ों के बारे में काफ़ी ज़्यादा। तुम अपना बताओ। ये तो हर किसी के साथ होता होगा, हर किसी के साथ, जो भी बच्चा किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बैठ रहा है। और मेरे साथ तो कुछ ज़्यादा होता था क्योंकि मैं मतलब ऐसा था ना कि मैं घर से दूर रह रही थी, और आई एम समवन जो बहुत ज़्यादा होम सिक हो जाती हूँ। तो मेरे साथ तो ऐसे हर दूसरे दिन, मतलब अगर मान लो किसी टेस्ट में कम आ गए या कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा, कोई क्वेश्चन बार बार करने से नहीं हो रहा, मैं इतनी जल्दी फ्रस्ट्रेट हो जाती थी, मैं अपने घर पे कॉल कर देती थी, अपनी मम्मी को कॉल कर देती थी। मतलब मुझे अच्छा नहीं लगता था ऐसे बार बार परेशान करना। मैं सोचती थी यार अभी ज़रूर है, क्योंकि मेरे पास कोई और बात करने के लिए होता नहीं था उस टाइम। मैंने सारे अपने फ्रेंड्स से, और मैं वहाँ पे मैंने जाके कोई फ्रेंड्स बनाए नहीं थे, सबसे कट ऑफ कर रखा था, तो मैं उनसे बताती थी। और फिर मतलब माई मदर हैव बीन अ वेरी बिग मोटिवेटिंग फैक्टर फॉर मी, और मतलब उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा ठीक गाइड किया है। मतलब वो फिर मेरे को थोड़ा समझाती थी कि फिर मेरे को खुद ये बात समझ आ गई थी कि तुम्हारे हाथ में ना मेहनत करना है, तुम्हारे हाथ में रिजल्ट नहीं है। ये बात बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक लगती है कि ये सब बोलने की बातें होती हैं। हाँ, जब कोई बैठा होता है नीट दे रहा होता है तब उससे पूछो कि रिजल्ट की टेंशन होती है, हम पागल नहीं है बैठ के 15-15 घंटे पढ़ रहे हैं। ठीक है, वो बात सब ठीक है, लेकिन तुम सोच कर भी कुछ नहीं कर सकते, उससे अल्टीमेटली तुम्हारा ही लॉस हो रहा है। तुम कितना भी सोच लो, तुम पूरे दिन बैठ के सोच लो कि क्या होगा अगर नहीं हुआ, तो तुम पूरा सिनेरियो बना लो, लेकिन उससे तुम्हारा कुछ भला ही नहीं हो रहा है। क्या फ़ायदा है ये सब सोचने का? तो मुझे ये लगता है कि हाँ ठीक है, पर ये चीज़ें अपने आप ही सीखनी पड़ती हैं। कोई कितना भी बता ले, ये मैं समझ सकती हूँ, मैंने भी बहुत बार सुना है, ये सब कोई समझाता था, मैं इरिटेट हो जाती थी इस चीज़ से कि भाई तुम्हें क्या पता है, हमें पता है ना, हम मेहनत कर रहे हैं ना, कि हमें डर लगता है रिजल्ट के लिए। हाँ, बट ठीक है, धीरे धीरे समझ आ जाता है टाइम के साथ कि यार हमारे हाथ में नहीं है रिजल्ट, क्या है हमारे हाथ में मेहनत। और अगर तुम मेहनत अच्छे से कर रहे हो ना, सच्ची में बता रही हूँ, तुम्हें रिजल्ट उस चीज़ का पक्का से मिलेगा, उस चीज़ की टेंशन मत करो। यार तुम ये बताओ कि तुम्हारा लास्ट मंथ में क्या स्ट्रैटेजी रहा है, कैसे कैसे चीज़ें तुमने की अपने लास्ट मंथ में? उस टाइम सबसे ज़्यादा पैनिक, एंजाइटी, सारी चीज़ें उसी टाइम होती है। एग्जैक्टली, उस टाइम सबसे ज़्यादा पैनिक एंजाइटी होती है, इसलिए मैंने उस टाइम अपने आप को बहुत ज़्यादा टाइम दिया है। मैंने अपनी, मेरे को ऐसा लगता है मैंने बाकी महीने इतनी पढ़ाई करी थी कि मैंने सोचा कि इस टाइम मेरे को ज़रूरत है अपने आप को थोड़ा रिफ्रेश रखने की, तो मैंने सच्ची में अपने लास्ट मंथ में सबसे कम पढ़ाई करी है कंपेरेटिवली टू द बाकी मंथ्स, है ना। तो मतलब
मैं वो चीज़ें भी करती थी जिससे मेरा माइंड फ्रेश हो। मैं अपने घर पे को बहुत मतलब मैं लास्ट में 10-15 दिन पहले तो घर चली गई थी, मैंने घर से पेपर दिया था, तो मैं अपने घर पे खूब बातें करती थी अपने घर वालों से, अपने आप को काफ़ी रिफ्रेश रखती थी। और क्या पढ़ती थी मैं उसमें सबसे ज़्यादा, मैंने एनसीईआरटी मतलब लास्ट के 15 या 10 डेज में मैंने 2 बार एनसीईआरटी की रीडिंग मारी थी पूरी बायोलॉजी की। वो चीज़ बहुत ज़रूरी है, 2 बार नहीं तो 1 बार तो मतलब पेपर से 2-3 दिन पहले, जैसे बच्चे पढ़ना छोड़ देते हैं, अच्छी बात है अगर तुम 1 हफ्ते पहले या 5 दिन पहले पढ़ना छोड़ रहे हो तो ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ये कर लेना कि 5 दिन पहले या 3-4 दिन पहले एक बार अपनी दोनों एनसीईआरटीज की 11th और 12th की पूरी रीडिंग मार के जाना, जिससे तुम्हें एक रिफ्रेश मेमोरी रहेगी उसकी। तो यार काफ़ी लोगों का ये डाउट होता है कि तुम 2-3 दिन में पूरी बुक कैसे रीड कर लोगे। अब ऐसा थोड़ी है कि तुम पहली बार उसको पढ़ रहे हो, तुम्हें मतलब ऐसा हो जाता है ना, एनसीईआरटी तो एक ऐसी चीज है कि तुम नीट वाला बच्चा उसे पूरे साल में 4 बार 5 बार, मैंने शायद 5 बार 5 या 6 बार पढ़ी थी। मेरा गोल तो बहुत ज्यादा का था पर वो हो नहीं पाया था पूरा, जितना मैंने टॉपर्स के इंटरव्यू सुने थे कि 10 बार 12 बार, पर ठीक है मेरा हो नहीं पाया था। पर मिनिमम तो ऐसे 3 या 4 बार तो आई थिंक हर कोई पढ़ लेता है मोस्टली। तो तुम 3-4 बार पढ़ लोगे तो तुम उसके बाद तुम्हारे पास बचेगा क्या उसमें पढ़ने के लिए, तुम्हें इतना क्या है एनसीईआरटी में कुछ है, मतलब ऐसा लगने लग जाता है कि फ्रस्ट्रेशन हो जाता है एनसीईआरटी पढ़ते पढ़ते भी कि क्या ही पढ़े इसमें, हम क्या ही पढ़े एक लिमिट के बाद। लेकिन फिर वो पढ़ोगे तो तुम्हें कुछ कुछ नई नई चीजें हर बार मिलेंगी, तुम्हें हर बार पढ़ोगे हर बार नई चीजें मिलेंगी। तो वही चीजें बस देखनी है कि कुछ छूट ना जाए। जो मार्क्ड है उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है। अगर तुमने पिछले 3 बार पढ़ी हुई है तो तुमने कुछ कुछ चीजें मार्क इंपॉर्टेंट करी होंगी, कुछ कुछ चीजें मार्क करी होंगी जो तुम ज्यादा भूल रहे हो, तो उन चीजों को ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है, बस ये करना है। बाकी ऐसा नहीं है 2 दिन में कैसे नहीं पढ़ी जा सकती एक चैप्टर को। अगर तुमने 2 बार पढ़ रखा है पहले तो तुम्हें उसे तीसरी या चौथी बार पढ़ने में 1.5 घंटा या 2 घंटे से ज्यादा नहीं लगेंगे। और एक उसमें 16 चैप्टर्स हैं 12th की में, तो तुम 4 दिन में कर सकते हो ना दोनों बुक्स। तो ओके, तो अब ये बताओ कि तुमने लास्ट में टेस्ट देने स्टार्ट किए हैं या फिर इनिशियली मतलब एकदम स्टार्टिंग से ही तुम टेस्ट देते हुए आई हो, क्योंकि तुम एक बार तो सिलेबस पूरा कर चुकी थी अपने फर्स्ट अटेम्प्ट के टाइम पे ही, तो तुम क्या फुल सिलेबस टेस्ट देती थी या पार्ट सिलेबस चलता था स्टार्टिंग मतलब में? मैं फर्स्ट अटेम्प्ट के टाइम पे ऐसे मैंने बहुत अच्छे से सिलेबस कंप्लीट किया भी नहीं था कि मुझे सारे टॉपिक्स आए। मतलब मैं उस टाइम पे नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ रही थी, मैं उस टाइम पे इसलिए पढ़ रही थी 11th और 12th के उससे। और 12th में तो वैसे ही बहुत सारे, मतलब मेरा 21 बैच है 12th के लिए, तो उस टाइम पे वो सिलेबस काफ़ी कट चुका था तो वो भी नहीं चीज़ें पढ़ी थी। ऊपर से लॉकडाउन आ गया था तो घर पे वैसे भी पढ़ाई नहीं हो रही थी, फिर पेपर कैंसिल हो गए तो और पढ़ाई नहीं करी। फिर इसके बाद मतलब ऐसे ही कोविड वगैरह में काफ़ी प्रॉब्लम हो गई थी घर में, तो फिर उसमें वैसे भी नहीं पढ़ पाई थी मैं, तो मेरा सिलेबस था ही नहीं कंप्लीट। मतलब जो मेरे मार्क्स आए भी हैं 244, उसमें काफ़ी कंट्रीब्यूशन जो मैंने कोचिंग ज्वाइन कर ली थी, मेरे को कोचिंग ज्वाइन करे हुए 3 महीने हो चुके थे, क्योंकि मैंने 1 जुलाई से करी थी और शायद 13 सितंबर को था लास्ट ईयर पेपर, तो 3 महीने मुझे हो चुके थे उसको कोचिंग ज्वाइन करे हुए, तो काफ़ी सिलेबस हो चुका था। और वो 3 महीने में जो सिलेबस कराया था वो मुझे ढंग से आता था, तो जो मेरे उसमें मार्क्स आए उसका भी कंट्रीब्यूशन है, वो कंट्रीब्यूट करके वो मार्क्स आया, वरना और कम आते। तो टेस्ट का मेरा ये सीन था कि मतलब एलन में पार्ट टेस्ट होते रहते थे, जैसे जैसे कंप्लीट होता था, तो मतलब हर 21 डेज में वहाँ पे टेस्ट होता था, जैसे जो जो पोर्शन करा दिया जाता था तो वो टेस्ट मैं देती थी रेगुलरली। बाकी जो फुल सिलेबस टेस्ट थे वो तो मैंने लास्ट में ही देना शुरू किया था जब एलन में पूरा सिलेबस हो गया था और एलन से शुरू हुए थे, तो लास्ट में 1.5 महीने में मैंने दिए थे। मैंने करीब 20-25 ऐसे कुछ फुल सिलेबस दे दिए थे, कुछ एलन के थे, बाकी मैंने आकाश वगैरह के भी डाउनलोड वगैरह करके दे दिए थे। मैंने टेस्ट सीरीज मतलब तुमने अलग से नहीं खरीदा था डाउनलोड? नहीं, मैंने खरीदा नहीं था, मैंने किसी की भी एक्स्ट्रा टेस्ट सीरीज नहीं खरीदी। टेलीग्राम पे वैसे ही मिल जाता है। हाँ वही, मैंने टेलीग्राम से सारा कुछ डाउनलोड कर लिया था, तो मैंने उसी से दे दिए थे। और यार टेस्ट एनालिसिस का क्या तुम्हारा? टेस्ट एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। टेस्ट में तुम्हें टेस्ट इसलिए नहीं देना होता कि तुम्हें उससे पता चलता है कि तुम्हारे कितने मार्क्स आते हैं, वो उससे और एनालिसिस में भी मेरे को सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ अगर मेरे को लगती है एनालाइज करना उसमें, कि तुम क्या सिली मिस्टेक कर रहे हो। मैं बहुत ज़्यादा सिली मिस्टेक्स करती थी, मैं बहुत, मतलब कोई सोच भी नहीं सकता ना, मैं वैसी सिली मिस्टेक्स करती थी। मतलब तो मैंने तो अपनी पूरी सिली मिस्टेक की कॉपी बना रखी थी, मैंने अपनी सिली मिस्टेक्स लिखकर अपने वॉल्स पे चिपका दिए थे और मैं उसमें लिटरली लिखती थी ये गलती नहीं करनी है अब।
तो मैं ऐसे मैंने वो सिली मिस्टेक्स के अपने बनाए रखी थी मेरी सबसे ज़्यादा। लेकिन हाँ, और फिर मैंने क्या गलती करी ना, मेरे लास्ट के टेस्ट, मतलब मैं स्टार्टिंग से करती हुई आई थी ये चीज़, तो मेरे लास्ट में ऑब्वियसली वो चीज़ इंप्रूव हो गई थी। मेरे लास्ट में मेरी स्टार्टिंग हुई थी 500 समथिंग मार्क्स से टेस्ट में, और मेरे लास्ट टेस्ट में जो थे मेरे 681 मार्क्स आए थे। लेकिन वही शायद मेरा ओवर कॉन्फिडेंस हो गया था, क्योंकि मैं उसके बाद फिर मेरे को अपने ऐसा लगता था मेरे से सिली मिस्टेक्स होंगी नहीं, तो पेपर में जाके मैंने वो सारी सिली मिस्टेक्स कर दी क्योंकि मैं अपनी सिली मिस्टेक्स उनको ना याद करना भूल गई कि मैं क्या क्या करती हूँ, क्योंकि मैं उसमें चली गई थी जोन में कि हाँ अब मुझसे सिली मिस्टेक्स नहीं होंगी। तो ये चीज़ बिल्कुल मत करना। 2 दिन पहले अपनी पूरी सिली मिस्टेक वाली कॉपी या सिली मिस्टेक या जैसी भी तुम मिस्टेक्स करते हो उसकी कॉपी पूरी एक बार गो थ्रू करके जाना, अपनी मिस्टेक्स याद करके जाना कि तुम क्या क्या मिस्टेक करते हो। एटलीस्ट उन मिस्टेक्स को प्रिवेंट करना जो तुम टेस्ट में कर चुके हो, बहुत ज़्यादा गंदा लगता है वरना। ठीक है यार, तो तुम अब ये बताओ कि तुम लाइक पैनिक, एंजाइटी, इन सब चीज़ों से कैसे दूर रहती थी? अपने ब्रेक में क्या करती थी? मैं अपनी फैमिली से काफ़ी अटैच्ड हूँ। मैं अपने घर पे बात करती थी। मैं खाना भी खाती थी तो भी मैं अपने घर पे अपनी मम्मी को कॉल कर लेती थी। मैं उनसे बहुत पंचायत करती थी मतलब पूरे घर की, सब जगह की, अपने पूरा डेली रूटीन बताती थी, ये किया मैंने आज, ये पढ़ा, ये नहीं करा। तो मेरा उससे काफ़ी माइंड फ्रेश रहता था। मैं अपनी मम्मी से बात कर लेती थी, कभी अपने एक मेरी फ्रेंड थी, काफ़ी अच्छी फ्रेंड थी मेरी, मैं कभी उससे बात कर लेती थी। बस इन्हीं लोगों से, मैं, मेरी बहन थी और उससे बात कर लेती थी। बस तो मैं इन्हीं 3 लोगों से बात करती थी। कोचिंग के बच्चों के साथ कहीं घूमने जा रहे हैं, ना ये ना सब नहीं होता? मन ही नहीं करता था मेरा। मतलब मेरा मैं ये सोच के गई थी मुझे नहीं करना ये। मतलब ना यार, सोच लो तुम, या तो तुम 1 साल में सब चीज छोड़ के कर लो, फिर उसके बाद तुम्हें खूब मजे आएंगे। तुम्हें MBBS में आके मजे करने हैं, मतलब ठीक है पढ़ना पड़ता है पर थोड़ा बहुत ही पढ़ना पड़ता है। हम वो थोड़ा बहुत नहीं पढ़ते तो मतलब ये होता है कि उस 1 साल में या तो तुम ढंग से पढ़ लो बिना मस्ती करे, या तुम 4 साल उसी 1 साल को 4 साल में घसीट दो, थोड़ी मस्ती करो। 4 साल आते आते तुम्हारा मस्ती करने का मन नहीं रहेगा। तुम 1 साल अपने आप को थोड़ा सा स्ट्रांग कर लो ना, मत करो थोड़ी मस्ती। मैंने अपने दोस्तों से, मैंने इसलिए किसी से बात ही नहीं करती थी। मैं जाती थी वहां पे, लोग मुझे बहुत सड़ू समझते थे, समझते रहे, मेरे में एटीट्यूड समझते थे, समझते रहे, आई डोंट गिव, मतलब मेरे को फर्क नहीं पड़ता। और फिर तो वही, मैं नहीं जाती थी कहीं घूमने। Okay. मैं कोई टाइम पास नहीं करती थी वहाँ पे, कोई हॉस्टल लाइफ नहीं चाहिए मैंने। तो ये पूरी स्ट्रैटेजी स्टार्टिंग से मैंने खुशी के साथ डिस्कस कर ली है। सारे सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी, स्कोर कितना रहा है, कोचिंग, हर चीज़ के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। थैंक यू खुशी यहाँ पे आने के लिए एंड लाइक अपने बारे में सब कुछ बताने के लिए, क्योंकि अभी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है सारे नीट एस्पिरेंट्स को। इस बार तो 21 लाख से भी ज़्यादा बच्चे बैठ रहे हैं, कंपटीशन उससे फर्क नहीं पड़ता है। वो चीज़ बिल्कुल भी डिमोटिवेटिंग फैक्टर नहीं होना चाहिए। हाँ ठीक है, मेरे को हमें भी डर लग गया था क्योंकि एकदम से 2.5 लाख का जंप आ गया था लास्ट ईयर भी। लेकिन पढ़ने वाले वही बच्चे हैं जो पहले पढ़ रहे थे। अब चाहे उसमें तुम 10 लाख और जोड़ दो तब भी वही बच्चे पढ़ रहे हैं जो पढ़ रहे हैं, और तुम अगर पढ़ रहे हो तो तुम्हारी सीट पक्की है, और बाकी बच्चे तुम्हारी परसेंटाइल बढ़ा रहे हैं। हाँ। सो पढ़ते रहो और नीट में तुम रॉक करके आओगे। दैट्स इट। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू। बाय बाय। ऑल द बेस्ट।